डिस्कशन कर रहे थे कार्य योजना 1992 जब 86 की शिक्षा नीति हुई तो उसके कुछ पार्ट्स में कमी रह गई थी और उन पार्ट्स को ध्यान में रख करके उसमें संशोधन किया गया और इन संशोधन को लेकर के मैं डिस्कशन कर रहा था। एक दो पॉइंट पर आपसे डिस्कशन मेरा हो गया था। इसमें हम बात कर रहे थे अल्पसंख्यकों की शिक्षा की। तो भाग 3 में ऐसे क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं और वहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पॉलिटेक्निक की व्यवस्था करना और उनके लिए एक मिनट उन सभी पढ़ने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराना और शिक्षा से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करें, उनका सॉल्यूशन तलाश करना। अगली बात आती है विकलांगों की शिक्षा की। जो हमारे एनजीओ हैं, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके अंदर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने की ललक है, कुछ राष्ट्र के लिए करने का जज्बा है, ऐसे सभी छात्रों के लिए जो एनजीओ हैं, वो स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं हमारी, विशिष्ट विद्यालय खोलने, उनका करिकुलम तैयार करने और उसमें व्यवसायिक शिक्षा को भी ऐड करने की जो बात है वो उसमें कही गई है। प्रौढ़ और सतत शिक्षा, जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, उसको तेजी से गति प्रदान करें, उसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से जो हमारे प्रौढ़ हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात इसमें कही गई है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के पर बल दिया गया है। प्री प्राइमरी एजुकेशन या पूर्व बाल्यकाल परिचर्या और शिक्षा, जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, जो बालवाड़ी केंद्र हैं, बच्चों को पढ़ाने के छोटे छोटे केंद्र हैं, उनकी स्थापना और उसमें हर प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता और उनमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ठीक से प्रशिक्षित करके उनकी व्यवस्था करना और उनके जो सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, उनमें सुधार करना। अगली बात आती है प्राथमिक शिक्षा भाग 7 लेकर के। पहले जमाने से और आज तक हम देखते हैं कि देश की हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वही सबसे कमजोर कड़ी है। यदि हम अन्य राष्ट्रों की तुलना करते हैं, विश्व के अन्य राष्ट्रों के अंदर हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि 2022 में रहने के बावजूद भी हम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्य राष्ट्र हैं उनसे हम लोग पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा ब्लैक बोर्ड योजना के विस्तार में सुधार, 1986 में ये निर्धारित किया गया था कि जहां 300 की आबादी है, 300 की जनसंख्या है, वहां पर एक विद्यालय बनाया जाए। फिर जब 1992 में इस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया, करेक्शन किया गया, तो इस संख्या को बढ़ा करके
सॉरी घटा करके 200 कर दिया गया। जहां 200 की आबादी है वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा। 1986 में ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही निर्धारित किया गया था कि 2 कमरे 2 शिक्षक इसके अंतर्गत होने चाहिए। लेकिन जब हम बात 1992 की करते हैं तो इसमें इसकी संख्या बढ़ा करके 2 से 3 कर दी गई। 3 कमरे होने चाहिए और 3 शिक्षक इसके अंतर्गत होने चाहिए। 1986 में ये बात कही गई थी कि 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होना चाहिए। लेकिन जब 1992 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें सजेशन लिए गए, तो इसको घटा करके 2 किलोमीटर कर दिया गया। भाग 8 माध्यमिक शिक्षा। 1986 की शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य यह था कि केवल 9वीं और 10वीं तक के जो विद्यालय हैं वो माध्यमिक स्तर में आएंगे। लेकिन जब 92 में संशोधन किया गया तो इसमें बात कही गई कि इसमें +2 और ऐड कर दिया जाएगा, यानी 9, 10, 11, 12 तक के जो विद्यालय हैं उनको माध्यमिक विद्यालय की श्रेणी में रखा जाएगा। उनके विस्तार की बात कही, उनमें सुधार की बात कही। और 92 की जो शिक्षा नीति है हमारी, जो संशोधन हुआ जिसमें उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष बल दिया। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने और इस स्तर पर होने वाली परीक्षा में सुधार करने पर जो था इन्होंने बल दिया। इस तरह से जो 92 की शिक्षा नीति है, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अपने अपने सुझाव इस प्रकार से दिए। भाग 9 में आते हैं हमारे गति निर्धारक विद्यालय, या उनको हम नवोदय विद्यालय भी कहते हैं। ये बात कही गई कि देश के सभी जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए और जो उन विद्यालयों में भाग लेने वाले बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। उसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका जो रेशो होगा वो 80 और 20 का होगा, यानी 100 में से 80 बच्चे हमारे वो होंगे जो ग्रामीण अंचल के होंगे और 20 बच्चे हमारे वो होंगे जो हमारे शहरी अंचल के होंगे। जो इसकी प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा को विश्वसनीय बनाया जाएगा। प्रवेश परीक्षा को उसकी जो शुचिता है, जो उसकी विश्वसनीयता है, जो उसकी पवित्रता है, उसको बना करके रखा जाएगा। इस तरह से जो नवोदय विद्यालय है उनको गति प्रदान की जाएगी। इसमें जो जिस जिले का छात्र है वो अपने ही जिले में प्रवेश परीक्षा दे सकेगा और अपने ही जिले में प्रवेश ले सकेगा। जो छात्र एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाते हैं उन्हें ऐसी योजना बनाई जाएगी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको घूमने के लिए भी मौका दिया जाएगा। बात आती है व्यावसायिक शिक्षा की, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के संयुक्त शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा परिषद के गठन करने की जो बात है वो 1992 के अमेंडमेंट में की गई है। व्यावसायिक शिक्षा में जो हमारे करिकुलम है उसका निर्धारण करना और व्यावसायिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति छात्रों का जो लगाव है वो बढ़े, इन सब चीजों के लिए शिक्षा नीति 1992 के द्वारा प्रयास किए गए। अब बात आती है उच्च शिक्षा की।
हायर एजुकेशन, जो 11वां भाग है हमारी संशोधित शिक्षा नीति का, उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसके विस्तार के लिए राज्यों का अंदर उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में भारत के उच्च शिक्षा परिषद का निर्धारण हो, उच्च शिक्षा परिषद का गठन हो, उच्च शिक्षा को गति देने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हो। जो हमारे स्वित्त पोषित क्षेत्र के लोग हैं, यानी जो सेल्फ फाइनेंस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने संस्थानों में उच्च शिक्षा लाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा पर काम करना चाहते हैं, वो लोग प्रयास करें तो सरकार उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने का काम करेगी। सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार की बात कही, उसमें गुणात्मक सुधार लाने की बात उसमें कही, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खोलने की उसमें बात कही। अब यहां पे शब्द आता है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, उसको एएससी बोलते हैं, और इसको एएससी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज वो होते हैं, या तो वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटियां होती हैं, या इसके अंतर्गत राज्य स्तर की वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट काम करते हैं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के अंदर जो हमारे 2F 12B के जो कॉलेजेस हैं, एक यूजीसी से एफिलिएशन मिलती है, उसको 2F 12B बोलते हैं। उसके 2F 12B के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस के हैं चाहे हमारे गवर्नमेंट के हैं, ऐसे कॉलेजेस में काम करने वाले जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए वर्ष में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और 1 मंथ प्रोग्राम एएससी जो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इनका जो परिसर होता है, कैंपस होता है, वो केवल यूनिवर्सिटी कैंपस ही होता है। हमारा जो मेरठ यूनिवर्सिटी है वो एएससी नहीं है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और जेएनयू है, डीयू है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यदि आप सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ एएससी इन इंडिया, तो बहुत सारे एकेडमिक स्टाफ कैंपस निकल करके आ जाएंगे जो प्रॉपरली विश्वविद्यालय स्तर पर ही चलते हैं। इनमें केवल वही टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे तो रिसर्च का हो, चाहे आपका शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 1 वीक का हो, चाहे आपका 1 मंथ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, और चाहे आपका 1 मंथ का रिफ्रेशर कोर्स हो। रिफ्रेशर कोर्स को हिंदी में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कहते हैं। एक शिक्षण के विषय में जिस विषय को लेकर के वो शिक्षक पढ़ा रहा है, या जिस विषय से संबंधित वो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या कोर्स वर्क करने के लिए आ रहा है, उसमें नवीनता का भाव, नवीनता का जो संचार है, उस शिक्षक को समय अवधि के अंतर्गत प्रदान कराया जाता है। वो शिक्षक वहां जाकर के सीख करके आता है उस टाइम ड्यूरेशन में, फिर आकर के जो अपने साथी लोग हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको अप्लाई करता है, आकर के उन पर अप्लाई करता है, उनको बताता है कि मैं नया सीख करके आया हूं और ये नया अमेंडमेंट हम एजुकेशन में कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड एएससी होते हैं, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस होते हैं। जामिया मिलिया भी जो है आपका एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है। आगे बात आती है मुक्त शिक्षा की, ओपन एजुकेशन की। उस समय में ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय
यानी ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो इलाहाबाद में है, राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में भी मुक्त विश्वविद्यालय है। लगभग सभी राज्यों में एक एक मुक्त विश्वविद्यालय आज वर्तमान समय में है। ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान की ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है। तो जो अपनी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इनके और इनका जो सबका संबंध होगा वो इग्नू से होगा, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली। भारत वर्ष के अंतर और भारत वर्ष से बाहर भी इग्नू के सेंटर संचालित हैं। जो लोग वहां से नए नए कोर्सेज करना चाहते हैं, नए नए कोर्सेज में उनकी जिज्ञासा है करने की, उनको सहायता मिलती है, चाहे तो भारतवर्ष के अंदर वो रह रहे हैं, चाहे वो भारतवर्ष के बाहर रहे हैं। फॉरेन में भी इग्नू के सेंटर संचालित हैं। अब सर ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि जहां से आप डिस्टेंस मोड में कोई भी कोर्स कर सकते हैं, नो नीड फॉर रेगुलर क्लासेस। जैसे अभी सीसीएस में प्राइवेट फॉर्म निकलने वाले हैं जी। तो ये जो प्राइवेट फॉर्म है ये भी एक डिस्टेंस का ही एक तरीका है, क्योंकि इसमें आप केवल एग्जाम देंगे, जाना आना पड़ता नहीं। इसी तरह से जो हमारे इग्नू के जो कोर्सेज हैं या जो आपकी राजसी टंडन है उसके जो कोर्सेज हैं, जहाँ हर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो कोर्सेज हैं, उनसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो भी ये ओपन यूनिवर्सिटी संचालित कराती हैं। और इनमें वीकली क्लासेस चलती हैं और कई बार टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके वर्कशॉप्स भी होते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर क्लास इनकी नहीं होती है। असाइनमेंट बनवाते हैं लोग, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, फिर एग्जाम होता है और डिग्री मिल जाती है। दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉल्ड ओपन यूनिवर्सिटीज। सर इनकी काउंटिंग प्राइवेट में होती है फिर? नहीं, सरकारी होती है यूनिवर्सिटी। मतलब प्राइवेट कोर्स जैसे हम बीए करते हैं डिस्टेंट मोड पर, वहां से तो ओपन यूनिवर्सिटी से तो वो प्राइवेट में आएगा या रेगुलर में आएगा? वो प्राइवेट ही माना जाएगा, एक तरह से रेगुलर में नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर में तो आप, इसमें फिलोसफी में आपको पढ़ाया होगा मैडम ने, कि जो आमने सामने का जो शिक्षण है, फेस टू फेस टीचिंग है, वो रेगुलर मोड में आपकी आती है। उसमें आपने औपचारिक शिक्षण पढ़ा होगा, अनौपचारिक शिक्षण बताया होगा मैडम ने, है ना, दूरस्थ शिक्षा बताई होगी फिलोसफी में आपको। तो ये जो चीजें हैं आपकी, निजी औपचारिक जो कहते हैं, निजी औपचारिक शिक्षा आती है ओपन यूनिवर्सिटी वाली। औपचारिक शिक्षा होती है हमारी रेगुलर एजुकेशन, वो होती है अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नहीं सर, निज औपचारिक। निज औपचारिक। अनौपचारिक होगी वो, निज औपचारिक नहीं। औपचारिक शिक्षण तो वो होते हैं जिसमें औपचारिकता पूरी करनी पड़े, वो औपचारिक होगा। जहां कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़े वो औपचारिक शिक्षण होगा, और जहां कुछ भी औपचारिकता का हमें पालन करना ना पड़े वो अनौपचारिक शिक्षण होगा। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज द एजुकेशन, फेस टू फेस एजुकेशन, वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर आर on a proper time, there is syllabus is decided, their timetable is decided, both are participating in teaching learning process, that is the formal education, we can say that is the औपचारिक शिक्षण। अब बात अनौपचारिक शिक्षण की होती है, where the teacher and students and time is not decided, place is not decided, timetable is not decided, student complete his or her curriculum according to self study, according to assignments, according to model papers, and participate in examination, that is the informal education या अनौपचारिक शिक्षा। समझ में आ गई बात? सर जो रेगुलर कोर्स होते हैं जैसे एमएससी है और बीएससी है, तो ये भी इग्नू से हो जाएगा मतलब डिस्टेंस मोड पर? वैसे ही तो रेगुलर कोर्स होते हैं हाँ, डिस्टेंस मोड में होता है। अच्छा, डिस्टेंस मोड में होता है, और उसके लिए पूरा उन्होंने डीसी बनाया है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद बनाई हुई है जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी जाती हैं और उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है,
और उसके रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से, नोट्स भेजने के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद जो है वो अपने एग्जाम दे करके अपनी उपाधि जो है, डिग्री वो लेता है। अब बात ठीक आती है उपाधि की रोजगार से विलगता, डिलिंकिंग डिग्री विद जॉब्स। सरकारी क्षेत्रों में क्लर्क्स और उनके जो साथी लोग काम करने वाले हैं, उपाधियों की आवश्यकता की समाप्ति पर बल देने और राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन परीक्षा निर्माण करके योग्यता निर्धारण करने की बात कही गई है। यानी जरूरी नहीं है कि डिग्री आपको दी जा रही है तो डिग्री मिलते ही आपको जॉब मिल जाए। ये आपकी प्रतिभा, आपके कैलिबर पर निर्भर करता है कि आपको जो डिग्री दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप खरे उतरते हैं तो आप जॉब ले सकते हैं। बाकी ये डिसाइड नहीं है कि जैसे पहले जमाने में होता था कि जिसने बीटीसी कर ली उसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी। अब ऐसा नहीं है। बीटीसी करे लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उपाधि का रोजगार से विलगता, डीलिंकिंग डिग्री विद द जॉब्स। अब बात आती है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के केंद्रीय ग्रामीण संस्थान शिक्षा परिषद का गठन करने, ग्रामीण पाठ्यक्रम उनके अंतर्गत चलाने, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं और तकनीकी आर्थिक सहायता देने की बात इसके अंतर्गत की गई है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसके साथ साथ इसके नए नए मानक बनाए गए। भारत में आईआईएम और आईआईटीज का गठन किया गया और इनके माध्यम से तकनीकी शिक्षा और प्रबंध तंत्र की शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा को लेकर के इनमें गुणात्मक शिक्षण दिया जाए छात्रों को। इन सारी बातों का प्रयोग उसके अंतर्गत किया गया। अनुसंधान एवं विकास भाग 16, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान को लेकर के, रिसर्च को लेकर के ये बात कही गई कि ये केवल ऐसा ना रहे कि आदमी ने बस उपाधि ले ली और वो डिग्री ले ली और रिसर्च के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। उसको उसकी उपयोगिता, उसके एप्लीकेशंस और उच्च शोध को बढ़ावा देने के लिए जो उसमें भी चेंजेस होने वाले हैं उन सबकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। पहले क्या था, पहले मिनिमम 2.5 साल की टाइम ड्यूरेशन था पीएचडी कंप्लीट करने का। 2016 से 6 जुलाई 2016 को यूजीसी का नियम आया कि ये पीएचडी ऐसे नहीं होगी कि सीधे सीधे गाइड से बात कर ली और उसने पीएचडी कर ली, अपने रिश्तेदार को पीएचडी करा दी, बाकी जो कैपेबल स्टूडेंट्स है वो ऐसे घूम रहा है। अब वो चीज नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा इसके लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको हम सीईटी बोलेंगे, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम या आरईटी बोलेंगे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। फिर उसके बाद में 6 महीने कोर्स वर्क करना होगा। उस कोर्स वर्क की परीक्षा होगी। उस परीक्षा में यदि छात्र पास हो जाता है तो फिर आरएबी होगी, रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें जो रिसर्चर है, जो रिसर्च स्कॉलर है, वो अपना टॉपिक डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर आरडीसी होगी, रिसर्च डिग्री कमेटी, और फिर उसका जो टॉपिक है वो फुल्ली डिसाइड होगा। और फिर उसके 6-6 महीने के अंतराल में जो रिसर्च करने वाला जो छात्र है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा रिसर्च कमेटी के सामने। और जब रिसर्च कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है उसकी सारी रिपोर्ट से, तो फिर लास्ट में उसकी प्री सबमिशन होगा पीएचडी का। प्री सबमिशन होने के बाद में जो सजेशंस उसके आएंगे कि आपने यहाँ गलत कर दिया है, आपने फुटनोट नहीं लिखा है, आपने बिब्लियोग्राफी नहीं लगाई है, आपने चैप्टर कम ज़्यादा कर दिया है, आपके में जो है रिव्यू लिटरेचर कम लिखा गया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिर जो भी अमेंडमेंट आपके जो आफ्टर प्री प्राइमरी सबमिशन एंड करेक्शन योर थीसिस वो उसमें आपको अप्लाई करने होंगे। फिर उसके बाद में आपकी फाइनल थीसिस जमा होगी, वो अलग अलग स्टेट में चेक होने के लिए जाएगी, अलग अलग एक्सपर्ट के पास में। फिर एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देंगे। एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देने के बाद में फिर क्या होगा कि आपकी जो कन्वोकेशन प्रोग्राम होगा यूनिवर्सिटी में, और फिर आपको जो है
पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी। इस तरह से सिस्टम बनाया रेगुलेशन 16 को लेकर के। भाग 17 की बात आती है कल्चरल पर्सपेक्टिव, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। पूर्व प्राथमिक और उच्च शिक्षा को लेकर के ये बात कही गई कि बच्चों को शिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक जानकारी भी दी जानी चाहिए, अपनी संस्कृति से परिचय कराना चाहिए, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए और अंतरराज्य स्तर की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है एक दूसरी यूनिवर्सिटी को मिला करके वो किए जाने चाहिए। फिर आगे बात आती है भाषाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। त्रिभाषा सूत्र को लेकर के ये बात कही गई कि जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को अप्लाई किया जाना चाहिए कि जो लैंग्वेज को लेकर के परेशानी है वो परेशानी दूर हो सके और कई तरह की भाषाओं का ज्ञान जो है वो बच्चे को हो सके। जनसंचार और शैक्षिक तकनीकी, रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीफोन है, आपका कंप्यूटर है, इन सब की शिक्षा, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इस टेक्निकल एजुकेशन को बच्चों को इजीली प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा में जो मेन टेक्निकल टर्म्स हैं उन सब का जो ज्ञान है वो बच्चा ठीक से प्राप्त कर सके। अगली बात आती है खेल कूद और शारीरिक शिक्षा। स्कूलों में जो पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं उनको खेल के लिए भी एक समय निर्धारित किया जाए और इसके लिए उन बच्चों के लिए आवश्यक धनराशि जो है वो भी उपलब्ध कराई जाए। खेल कूद में बच्चे ठीक से प्रदर्शन करें और छात्र छात्राओं और शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए एनएसएस और एनसीसी के जो कार्यक्रम है उनको भी कॉलेज में लागू किया जाए। अब बात आती है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार। लेकर के प्राथमिक स्तर से और उच्च स्तर तक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अनुसार काम करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर सतत मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रेड प्रणाली की संभावनाओं को विचार करके परीक्षा में अनुचित नकल इत्यादि का प्रयोग करने वाले छात्र और शिक्षकों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक और प्रशिक्षण, शिक्षक और प्रशिक्षण को लेकर के एनसीटी की स्थापना की बात की है, इसमें डाइट्स की बात की है, सीटी की बात की है, शिक्षक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, आईएएससीजी की बात की है, उच्च शिक्षा संस्थान की बात इसमें की है और इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारे कार्यक्रम है वो वर्ष भर जारी रहने चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में लेकर के डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया जाना चाहिए, इसमें संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए और प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बेसिकली ये मेन चीजें इसमें रही हैं और इसमें 2-3 बातें और कही गई हैं। एक तो अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क बनाने की बात इसमें कही गई है कि 2000 के अंत तक वो लक्ष्य प्राप्त करना होगा और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और स्वैच्छिक और जो हमारी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगली बात ये कही गई है कि +2 पर जो हमारी गर्ल्स हैं उनके लिए विशेष सुझाव दिए जाएंगे, विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आपके SC ST OBC के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार के द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। और एक संशोधन ये है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना अधिक से अधिक संख्या में की जाएगी, जिससे जो हमारे देश का जो उच्च शिक्षा का स्तर है जो कम है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 में जो भी संशोधन किए गए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षा नीति 1992 में बनाई गई थी
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्वों में विस्तार किया गया था, जिसकी वजह से 1992 की शिक्षा नीति मानना वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक 86 का ही संशोधन था। ये मेन चीजें इसमें रही हैं और कोई इसमें विशेष बात है नहीं। हालांकि ये बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन फिर भी डिटेल्स में जाने पे इसका काफी विस्तार हुआ इस टॉपिक का। और इसके बाद ये हमारा पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है आज का। 1986 की सुधार नीति में ये जो आता है शिक्षा नीति 1992। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट है, वो है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे, एनसीएफ पर। पहले मैंने एनसीएफ पे काफी काम किया है, तो कल हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, एनसीएफ 2005। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Thank you all of you. Thank you, sir. Okay, well.